आज हम लोग 12 क्लास भूगोल के लिए गैस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाला एग्ज़ाम जो कि 20 तारीख को है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो हम शुरू करें। पहला है क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 1 नंबर का होगा। इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को एग्ज़ाम में देना होगा। तो इसके लिए एक वीडियो बनाए हुए हैं, समय कितना देना है। तो इसमें 2 मिनट का समय आप लोग को देना होगा और आंसर लिख देना होगा, तो क्योंकि समय जो है कम मिलता है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 1872 में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई। तो ये 1881 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। ये जैक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये 2000 जो है प्रत्येक 10 वर्षों में होता है, ध्यान रखना, ये 10 वर्षों के अंतराल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, 2011 के बाद जो है नया आंकड़ा 2021 में नहीं हो पाया कोरोना कारण, तो 11 ही इंपॉर्टेंट है, 21 में नहीं हुआ। तो ये 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन एक बार। तो ये है 121 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। ये जो है 2010 में, 11 में, 15, 17 बहुत बार पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जनसंख्या घनत्व या कायिक घनत्व या कृषि घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है टर्म टू एग्जाम के लिए, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसका आंसर वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो हम लोग को पता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और सबसे अधिक जनसंख्या अगर पूछे तो वो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में पूछा जा चुका है। ये भी हम टर्म टू एग्जाम प्ले लिस्ट में जाएँ आप लोग, वहाँ पर प्राथमिक ये जनसंख्या में इसका डिटेल से दिया हुआ है। नेक्स्ट है साक्षरता से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर दिया हुआ है। लिंगानुपात का वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2014-15 पूछा गया है, इसका भी आंसर दिया हुआ है आप लोग को वीडियो में। नेक्स्ट है जनसंख्या प्रवास या मानव प्रवास क्या है, ये भी 2009 से पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब तो इसका भी आंसर आप लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट है खरीफ फसल रबी फसल का वर्णन करें। तो खरीफ फसल हम लोग जानते हैं कि खरीफ फसल वैसे फसल को आते हैं जो कि जून जुलाई में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काटा जाता है इसको। इसमें चावल, कपास, मक्का ये सब आते हैं। रबी फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें गेहूँ, चना, सरसों आता है। यहाँ ध्यान रखना है कि आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी एक खरीफ फसल का नाम लिखें या किसी एक रबी फसल का नाम लिखें। तो ये सब ध्यान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट है कि 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें या तिलहन फसलें या दलहन फसलें या पेय फसलों के नाम लिखें। तो ये भी आप लोग को लिखाया हुआ है वीडियो में, प्राथमिक क्रिया, उसमें देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। ये 2019, 2009 में और 2013 में पूछा जा चुका है। या पूछ सकता है इसमें कि उदाहरण दे, धात्विक खनिज के उदाहरण दे या अधात्विक खनिज के 2 उदाहरण दे। तो ध्यान रखना है कि अगर उदाहरण पूछे या क्या है वो पूछे तो लिख देना है। धात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण अगर पूछा जाए तो धात्विक खनिज का हमारा उदाहरण हो जाता है तांबा, लोहा। अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाता है कोयला, अब्रक, ग्रेफाइट, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट है लौह और आलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो लौह आलोह खनिज यानी कि जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसको लौह खनिज, जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसको आलोह खनिज कहते हैं। इसका उदाहरण अगर पूछे तो लौह अयस्क में लोहा लिखेंगे, मैग्नीज लिखेंगे, आलोह में तांबा लिखेंगे हम, बॉक्साइड लिखेंगे हम। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12 में, 15 में, 18 में पूछा जा चुका है। तो मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे मुंबई तट के निकट ही बना हुआ है, तट पे है ये, सागर सम्राट करके जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है उसी पर ये यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट खनन क्या है, ये 2014 में पूछा जा चुका है। तो खनन का मतलब है पृथ्वी के गर्भ से जब हम खनिजों को निकालते हैं उसको खनन कहते हैं। ठीक है, 2 तरह का खनन होते हैं, भूमिगत और कूपिक। ये क्या, इसका भी अध्ययन हम एक बार जो पिछला वीडियो में कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग क्या है। तो आधारभूत उद्योग यानी कि वैसा उद्योग जो दूसरे उद्योग को आधार प्रदान करता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। और स्वच्छंद उद्योग का मतलब ऐसा उद्योग जो कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग,
ये सब स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषण का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 और 15 पूछा जा चुका है। तो प्रदूषण मतलब पर्यावरण या कहीं पर भी जब अनावश्यक चीज़ पहुंच जाता है जो कि उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो ये सब के बारे में किसी के बारे में पूछा जा चुका है, तो इसको लिख देना है। नेक्स्ट है प्रदूषण और प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 और 18 पूछा जा चुका है। तो प्रदूषण का मतलब हो गया प्रदूषण जो फैलता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब प्रदूषक का मतलब हो गया प्रदूषण फैलाने वाले। जैसे हम जल में यूरिया डाल दिए तो यूरिया हमारा प्रदूषक हो गया, और प्रदूषण क्या हो गया, जल प्रदूषण। या फिर वायु में हम लोग बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए तो क्या हो गया, प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड। या कोयला का धुआं होता है तो प्रदूषक कोयला हो गया, और प्रदूषण क्या हो गया, वायु प्रदूषण। तो प्रदूषक और प्रदूषण में यही अंतर है। नेक्स्ट है स्वर्णिम ये महामार्ग, जो कि महामार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, NH कहा जाता है। ध्यान रखना है ये कि इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेंगे। इसको राज्य मार्ग लिख दिया जाता है। तो महामार्ग क्या है, या स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, या उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, या पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, ये भी 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। तो महामार्ग यानी कि जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, जिसको हम लोग NH कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसको चारों जो महानगर हैं उसको जोड़ने के लिए जो 6 लाइन का प्रोजेक्ट किया गया उसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा का मतलब हुआ कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो मार्ग है उसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा का मतलब हुआ जो कि सिलचर असम में है और गुजरात के पोरबंदर, इसको जो जोड़ रहा है महामार्ग उसको कहते हैं हम लोग पूर्व पश्चिम गलियारा। नेक्स्ट है झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। तो झूम कृषि जिसको हम लोग कर्तन दहन कृषि कहते हैं, या इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में होता है, उसको झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है। तो ओजोन परत का क्षय जो होता है वो CFC गैस, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, उसके द्वारा होता है। ये हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर सब होता है, AC होता है, उस सब में वो गैस यूज होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट क्या है। ये 2016 में पूछा जा चुका है। तो इंटरनेट यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग, हम लोग जानते हैं इसको, इंटरनेट को यूज करते हैं हम लोग, इसके बारे में इसमें लिख देना है। नेक्स्ट है नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश में जल संरक्षण के लिए किया गया है, जल प्रबंधन के लिए किया जाता है। नीरू का अर्थ होता है जल और मीरू का अर्थ होता है आप, यानी जल और आप के एक कार्यक्रम है जो कि जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आप लोग को 7 मिनट समय डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोग 7 मिनट में इसका आंसर लिखना शुरू करें। इसमें 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा। इसमें शुरू करते हैं हम लोग। जनसंख्या परिवर्तन के घटकों का वर्णन करें। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक इसका भी लिखाया हुआ है। जनसंख्या में 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो वहाँ से लिख लेंगे। जन्म दर मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें, 2018 पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पिछले वीडियो में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सकल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। तो सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। तो सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है कि कृषि योग्य बंजर भूमि या पुरातन प्रति भूमि या वर्तमान प्रति भूमि या निवल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सबको मिला के बोला जाता है सकल बोया गया क्षेत्र। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहाँ पे वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है, वो हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवास के प्रतिकर्षण और अपकर्षण कारकों का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा जा चुका है। तो प्रवास के प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक पूछे तो दोनों लिखना है। अगर अलग अलग पूछे से प्रतिकर्ष पूछे तो प्रतिकर्ष लिखना है, अपकर्ष पूछे अपकर्ष लिखना है। तो प्रवास के चैप्टर में इसका डिटेल से आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है भारत में कृषि की विशेषताएं या समस्याएं या नवीन विकास का वर्णन करें। तो कृषि का जो विशेषता है, जैसे मानसून पर आधारित है यहाँ पे कृषि, यहाँ पे ज़्यादातर खाद्यान्न फसलों पर जोर दिया जाता है। चावल और गेहूं का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है, दोनों में दूसरा स्थान है। तो ये सब विशेषताएँ हो गए। समस्याएं कि मानसून के साथ जुआ है, यहाँ पे कृषि की सिंचाई की समस्या है, ये सब हो गया। नवीन विकास का मतलब है कि अभी वर्तमान समय में जो विकास किया जाता है वो लिख देना है इसमें कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अब तो ड्रोन वगैरह भी से भी सिंचाई किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, सुरक्षा किया जा रहा है, तो वो सब नवीन विकास को इसमें लिख देना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में, 11 में, 15 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। ये भी 12 में
15 में 18 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना है कि इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है या अलग अलग, या सिर्फ परंपरागत पूछे या सिर्फ गैर परंपरागत पूछे। तो परंपरागत का मतलब जिसका हम लोग जो परंपरा से अपना यूज कर रहे हैं उसको परंपरागत कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत भी इसमें आ जाता है, ये सब परंपरागत हो गए। गैर परंपरागत यानी कि जो अभी वर्तमान समय में खासकर नई पीढ़ी के लोग कर रहे हैं अभी, तो वो सब गैर परंपरागत हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत है। ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन के रूप में जल विद्युत एवं ताप विद्युत, ये दो है, ताप विद्युत और जल विद्युत है, तो तुलना करें। 2017 में आ चुका है। तो ताप विद्युत का मतलब होता है क्या कि कोयले से, जैसे पतरातू में है, झारखंड में है, वहाँ पे ताप विद्युत का केंद्र है, यानी कि कोयला से विद्युत बनाया जाता है, उसको ताप विद्युत कहते हैं। और जब समुद्र के जल से विद्युत बनाया जाता है तो उसको समुद्र ने नदी के जल से विद्युत बनाया जाता है, उसको कहते हैं जल विद्युत। जैसे कोडरमा में, तिलैया में है ये, या फिर यहाँ हुंडरू के पास है, तो जल विद्युत है वो। नेक्स्ट है लौह अयस्क के प्रकार का जो है बताएं। तो लौह अयस्क के प्रकार, ठीक है, लौह अयस्क के प्रकार जो होते हैं कौन कौन होते हैं, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है, ये सब लौह अयस्क के प्रकार हैं। उसी तरह से कोयला के अयस्क के प्रकार क्या हैं, तो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, ये सब कोयले के प्रकार हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योग, अगला क्वेश्चन, ये सब जो है डेट मारा हुआ है, इस डेट में ये आया हुआ है, ध्यान रखें। पेट्रोकेमिकल उद्योग क्या है, तो पेट्रोकेमिकल उद्योग का मतलब है कि वैसा उद्योग जिसमें जो कच्चा माल होता है वो पेट्रोलियम का जो शेष बचा हुआ होता है उससे को यूज करते हैं, तो उसको पेट्रोकेमिकल उद्योग कहा जाता है। इसमें पॉलीमर्स, कृत्रिम रेशे वगैरह बनाया जाता है। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो भूमंडलीकरण जिसको कि वैश्वीकरण भी कहा जाता है, इसका मतलब है कि पूरा विश्व जो है एक गांव में बन जाना, एक बाजार के रूप में बन जाना, उसको कहते हैं हम लोग भूमंडलीकरण। निजीकरण का मतलब है कि किसी भी जो क्षेत्र को किसी निजी हाथ में दे देना ही निजीकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कच्चे माल, खनिज आधारित उद्योग या वन आधारित उद्योग या कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण दें। तो ध्यान रखना है जैसे कि इस सब का उदाहरण है, जैसे वन आधारित उद्योग, तो वन आधारित उद्योग का मतलब है जो वन, जैसे कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सब का भी जो टर्म 1 एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी इसका आंसर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 पूछा जा चुका है। तो सड़क परिवहन को रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है, कारण क्या है, ये सड़क परिवहन जो है हमको घर के दरवाजे तक पहुंच की सुविधा देती है और किसी भी समय में इसको कर सकते हैं, इसको किसी भी स्थान में कर सकते हैं, पहाड़ी चाहे कोई भी क्षेत्र हो वहाँ इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर उस तरह से डिटेल से लिख देना है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार के बीच का भेद दर्शाएं। तो परिवहन हम लोग जानते हैं, परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जो है परिवहन कहलाता है, और संचार का मतलब हुआ कि जो हम लोग का कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, यानी कि जो हम लोग अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं या पत्रचार करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम अपने विचारों को, संदेशों को पहुंचाते हैं, वो संचार कहलाता है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजना का वर्णन करें। तो बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि वैसे परियोजना जिसको एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें मुख्य रूप से नदी घाटी परियोजना शामिल किया जाता है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। इसके लाभ और हानि उस पर चर्चा कर देना है, उसको लिख देना है इसमें। नेक्स्ट है पाइपलाइन तरल पदार्थ एवं गैस के परिवहन का सर्वोत्तम साधन है, व्याख्या कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2009 में आया है, 11 में आया, 13, 14 में आ चुका है। तो पाइपलाइन जो है वह तरल एवं गैस के सर्वोत्तम साधन है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइपलाइन जो है उसके वर्णन करें। तो पाइपलाइन में हम लोग तरल और गैस का करते हैं। तो इस क्यों है इसका सर्वोत्तम साधन, तो क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, इसमें परिवहन सस्ता पड़ता है, ये किसी भी स्थान में इसको बनाया जा सकता है इसको। उसके बाद ये नष्ट नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर टैंकर में तेल लेते हैं तो क्या होता है कभी कभी नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर पाइपलाइन बिछा दें तो नष्ट होने की संभावना नगण्य हो जाती है। पूंजी इसमें एक बार लगता है, उसके बाद ये हमेशा के लिए एक तरह से बहुत कम पूंजी, शुरू में जो पूंजी लगता है उसके बाद पूंजी का इसमें ना के बराबर जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह प्रणाली का वर्णन करें। तो उपग्रह प्रणाली जो इनसेट प्रणाली होती है वही उपग्रह प्रणाली होते हैं, यानी कि जो सेटेलाइट होता है, हम लोग अभी जैसे नेट का यूज कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, वो सब में उपग्रह प्रणाली ही यूज आता है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 में, 13 में,
2015 में 18 में पूछा जा चुका है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, वो सब सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो उसके बारे में इसमें वर्णन कर देना है। नेक्स्ट है भूख और कुपोषण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी 13 में 17 में पूछा जा चुका है। तो भूख मतलब जो नॉर्मल आदमी को भूख लगता है वो भूख कहलाता है। कुपोषण का मतलब होता है जब शरीर में, मानव शरीर में क्या होता है कि पोषण की कमी हो जाती है, तो उसको कुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्यटन से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10, 12, 13 में आ चुका है। तो पर्यटन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग पर्यटन। ठीक है, पर्यटन बहुत तरह का हो जाता है। आजकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आते हैं वो भी पर्यटन के अंतर्गत आता है। तो इसका भी वर्णन डिटेल से कर देना है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग मैपिंग का, यानी कि जो मानचित्र पूछेगा उसका कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि एग्जाम में कोशिश करें कि मानचित्र का आंसर करने का, उससे क्या होगा कि 5 में 5 आने की संभावना बन जाती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में चावल का या गेहूं का या चाय का या कपास का, ये चारों में से कोई एक जरूर रहेगा। तो इसके उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। तो ध्यान रखना है कि इसका उत्पादन एवं वितरण का जब वर्णन करेंगे हम तो थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। ठीक है, डिटेल से करेंगे इसलिए क्योंकि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और अगर हम लोग मैपिंग बनाएंगे तो हमारे आंसर करने के लिए 20 मिनट समय मिलेगा। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन देना है, चाहे चावल गेहूँ चाहे किसी का भी करें तो पहले परिचय देंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसके लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन करेंगे। तापमान कितना लगता है, इसमें वर्षा कितनी होती है, मिट्टी कैसा होता है, भूमि कैसा होता है, सर्मी कैसा होता है, उर्वरक का यूज करेंगे। उसके बाद इसका वितरण के बारे में बताएंगे हम कि इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। जैसे चावल का करेंगे तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ होता है उसका पूरा अध्ययन करेंगे। उसी तरह से हम सबका करेंगे। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के स्थानिक वितरण, जो जनसंख्या है उसके स्थानिक वितरण का जो है विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या के जब स्थानिक वितरण की विवेचना की बात आएगी तो इसमें क्या करना है कि जनसंख्या घनत्व तो जो हम लोग है देखते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व सब जगह अलग अलग पाया जाता है। तो अधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या, विरल जनसंख्या, इस तरह से बांट के हम उसका अध्ययन कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट से। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, या फिर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो ध्यान रखना है इसमें कि जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व के वितरण का पूछे तो इसको अलग अलग बांटा जाता है। जैसे हम लोग इसमें भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक के रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद फिर भौगोलिक कारक में बांट सकते हैं हम लोग जल की उपलब्धता, स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी। उसी तरह से आर्थिक कारक में बांट सकते हैं हम लोग खनिज, औद्योगिकरण, नगरीकरण, परिवहन। फिर हम लोग सामाजिक कारक में बांट सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक शांति, इस तरह से करके बांट सकते हैं इसको। तो ये भी हम लोग बहुत अच्छा से लिखेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में, 12 में, 14 में, 16 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो कोयला हम लोग जानते हैं, कोयला जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो शक्ति के साधन हैं। ठीक है, इसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है वो लिख देना है, इसके प्रकार लिख देना है। जैसे इसका वितरण हो गया, झारखंड का पेटी है, जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ में, उसके बाद असम में पेटी है, फिर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश पेटी है, अन्य पेटी है। तो इस तरह से कोयले के वितरण को लिख देना है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग जो है के वितरण का वर्णन करें। तो सूती वस्त्र उद्योग हम लोग जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है कि वस्त्र उद्योग, यानी कि हम लोग जो शरीर में जो है वस्त्र जो यूज करते हैं वही सूती वस्त्र है। ठीक है, ये कपास से बनता है। कपास हम लोग जानते हैं काली मिट्टी में होता है। तो कपास से उत्पादन, तो सूती वस्त्र का जो वितरण पूछेगा तो वितरण हम लोग लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ये सब विशेष यहाँ होता है। तो सारे राज्य का नाम लिख के वहाँ के डिटेल, जैसे महाराष्ट्र लिखना है तो महाराष्ट्र में सूती वस्त्र जहाँ जहाँ होता है, जैसे सोलापुर, कोल्हापुर, मुंबई में, अमरावती में, वो सब का नाम लिख देना है, जगह का नाम। इंडिया का मैप में इसको दर्शा देना है। ध्यान रखना है कि जब हम चावल का या फिर जनसंख्या का या कोयले का, इस सब का जब लिखेंगे तो एक इंडिया का मैप बनाएंगे और उस मैप में भी दर्शाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीकरण वितरण को जो है वर्णन करें। ये भी 15-17 आ चुका है क्वेश्चन। तो लोहा इस्पात उद्योग जब पूछे तो लोहा इस्पात उद्योग जो कि आधारभूत उद्योग है, इसका जब
आंसर लिखना है तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो ज़रूरी चीज़ें लिख देना है और उसके बारे में डिटेल लिख देना है। जैसे कि क्या क्या है, तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें लौह अयस्क। तो वहीं पर स्थापित करेंगे जहाँ भी लौह अयस्क पाया जाता है। जैसे अगर एक छोटा सा उदाहरण लेके हुए चले हम टाटा का, तो टाटा में क्या होता है कि टाटा के बगल में ही मयूरभंज, नावाडीह सब में क्या हो जाता है वहाँ पे लौह अयस्क मिल जाता है। उसके बाद कोयला, तो कोयला का आपूर्ति जैसे बोकारो से हो जाता है, तो कोयला के बारे में लिख देना कि जहाँ कोयला रहेगा कि लोहा, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, जल, परिवहन के मार्ग जो हैं या सस्ते श्रमिक, ये सब जहाँ रहेंगे वहीं पर इसका उद्योग की स्थापना होगी। और जो मुख्य उद्योग हैं वो सबका नाम लिख देना है इसमें। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करें कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायता की है। तो उदारीकरण के बारे में, उदारीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी उद्योग के लिए जब हम क्या करते हैं, उदार हो जाते हैं, यानी कि उसके लिए लाइसेंस को कम कर देते हैं। तो जो है भारत में 1991 से क्या हुआ, उदारीकरण की नीति लागू कर दिया गया है। तो उसके लिए लाइसेंस फ्री, अब मुश्किल 5 जो उद्योग है इंपॉर्टेंट, सिर्फ उसी में लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी सब में लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। तो उदारीकरण हो गया। निजीकरण, वैश्वीकरण का चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास को किस प्रकार सहायता की है उसका भी इसमें वर्णन कर देना है। और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है, तो ध्यान रखना इसका अध्ययन ठीक से कर लें। हम लोग मानचित्र के लिए 2 वीडियो बनाए हुए हैं, एक 10th का है, एक 12 का है। आप लोग दोनों वीडियो देख लें जिससे कि मानचित्र कार्य करने में आसानी हो। फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोकेशन लिखे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा इसका मार्क कर लेंगे। जैसे झरिया, तलचर, नवेली, कोरबा, सिंगरौली, राउरकेला, विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, दुर्गापुर, सलेम, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, सूरत, कोलकाता, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज। ध्यान रखना है कि उत्तर पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा या स्वर्णिम चतुर्भुज जब दिखाएंगे तो जो लोकेशन होता है, जैसे कि इसको सिलचर से लेकर पोरबंदर तक या फिर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक पूरा दर्शाना है, पूरा लाइन को ड्रॉ कर देना है। भद्रावती, भिलाई, चेन्नई, डिगबोई, इसके अलावे जो चावल का, गेहूं का, गन्ना का, कपास का, जूट, चाय, कॉफ़ी का उत्पादक क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। जिस तरह से 10th में पूछा गया था कि किसका किसका, तो जूट का, 10th में जूट का और कपास का, ये दोनों का जो है उत्पादक क्षेत्र 10th के मैप में पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि सिंपल पूछा जा सकता है कि इसके उत्पादक क्षेत्र को दर्शाएं। इस प्रकार जितना भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर ये बढ़िया से लिख लें। अभी एग्जाम में समय है, 20 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन का आंसर बारीकी से कॉपी में लिख लें और बढ़िया से याद कर लें। उम्मीद है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सब यहीं से पूछा जाएगा। और वीडियो बहुत डाला हुआ है, वो सारा वीडियो को एक बार देख के बढ़िया से रिवाइज कर लें सारा क्वेश्चन आंसर, और कोशिश करें एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स पाने का। धन्यवाद।